So good evening, everyone. So in today's lecture, we'll start with one of the cytoskeletal element, which is your microfilament. ठीक है. So जब भी हम साइटोस्केलेटन की बात करते हैं, so obviously we are talking about those proteins which are present inside the cell. ठीक है ना. जब भी हम साइटोस्केलेटन की बात कर रहे हैं तो हम उन प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो प्रोटीन्स आपके सेल के अंदर होते हैं. ठीक है. तो जब भी हम साइटोस्केलेटन की बात करते हैं तो मेनली हम विल डिस्कस अबाउट थ्री टाइप ऑफ साइटोस्केलेटल एलिमेंट. एक तो आपका माइक्रोफिलामेंट, जो भी हम पढ़ेंगे. ठीक है. तो ये जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, इनका जो डायमीटर होता है दैट इज अराउंड 7 नैनोमीटर. इनका डायमीटर कितना होता है? 7 नैनोमीटर. ठीक है. सेकंड जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी माइक्रोट्यूब्यूल्स. माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो डायमीटर होता है दैट इज अराउंड 25 नैनोमीटर. ठीक है. और थर्ड हम पढ़ते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, तो इनका डायमीटर जो होता है वो इन दोनों के इन बिटवीन होता है. फॉर एग्जांपल 10 to 12 नैनोमीटर. ठीक है. तो सबसे जो थिकेस्ट होते हैं वो कौन से होते हैं? हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स. उसके बाद इंटरमीडिएट, और सबसे थिन कौन से हैं? हमारे माइक्रो फिलामेंट्स. ठीक है. तो अभी हम जो पढ़ेंगे दैट इज मेनली अबाउट माइक्रो फिलामेंट. ठीक है. जब भी माइक्रोफिलामेंट का नाम आता है, सबसे जो मेन नाम आएगा दैट इज ऑफ एक्टिन. ठीक है. माइक्रोफिलामेंट से मेनली हम किस प्रोटीन की बात करते हैं? एक्टिन. कौन से प्रोटीन की हम बात करते हैं? एक्टिन. ठीक है. अभी हम पढ़ेंगे जैसे एक्टिन की फॉर्म्स होती हैं. एक तो हम बोलते हैं जी एक्टिन, विच इज मोनोमेरिक फॉर्म. और जब ये पॉलीमराइज हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एफ एक्टिन. एफ एक्टिन कैसी फॉर्म होती है? पॉलीमेरिक फॉर्म. इसे बोलते हैं ग्लोबुलर. और दूसरा होता है आपका फाइब्रस या फिलामेंटस. ठीक है. ग्लोबुलर एंड फाइब्रस. ठीक है. सो जी एक्टिन होता है, और कौन सा होता है आपका? एफ एक्टिन. ठीक है. और भी पढ़ेंगे, जैसे मायोसिन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. तो अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स जो हम माइक्रोफिलामेंट्स के अंदर आपके पढ़ेंगे. ठीक है. अगर हम बात करें माइक्रोफिलामेंट्स के फंक्शंस की, ठीक है, कि क्या क्या इसके फंक्शंस होते हैं. ठीक है. सो मेन तो जैसे हम बात करते हैं जब मसल कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है. एक्टिन का सबसे मेन नाम कब आता है? जब हम किसकी बात करते हैं? मसल कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है. मसल कॉन्ट्रैक्शन. एक फंक्शन तो इसका किसमें आ गया? मसल कॉन्ट्रैक्शन. सेकंड यू कैन राइट लाइक सेल एडिशन. ये भी हम पढ़ेंगे कि सेल एडिशन का मतलब क्या होता है, कि जब एक सेल दूसरे के साथ एडहेयर करता है तो उसमें भी एक्टिन का रोल होता है. ठीक है. तीसरा हम बात करते हैं जैसे सेल डिवीजन. सेल डिवीजन. सेल डिवीजन जैसे भी आप पढ़ोगे बाद में, जनरली क्या होता है जब, जैसे हम जब बात करते हैं साइटोकाइनेसिस की, जैसे होता है ना, मान लो ये एक एनिमल सेल है, और ऑब्वियसली ये, मतलब ये टीलोफेज स्टेज की बात हम कर रहे हैं, कि जब उसके बाद सेल को दो सेल्स के अंदर डिवाइड होना होता है. ठीक है. बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं? माइटोसिस की. तो उस टाइम पे हमने क्या देखा है, यहाँ पर जो रिंग बनती है वो एक्टिन मायोसिन की रिंग होती है. ठीक है ना. ये बोलते हैं फरो फॉर्मेशन. ठीक है ना. जैसे मान लो एक सेल से जब हमें दो सेल बनाने हैं तो टीलोफेज स्टेज में आपको ऐसा देखने को मिलता है. तो उसके बाद क्या होता है ना, फरो फॉर्मेशन होती है. तो यहाँ पर जो रिंग बनती है वो किसकी रिंग बनती है? एक्टिन एंड मायोसिन की. ठीक है. सो विच इज योर माइक्रोफिलामेंट. ठीक है. किसकी रिंग बनती है? एक्टिन मायोसिन की. क्योंकि ये एनिमल सेल्स की करेक्टरिस्टिक होती है, उसमें फरो फॉर्मेशन होती है. प्लांट सेल्स के अंदर फरो फॉर्मेशन नहीं होती. इसके अलावा जैसे सेल लोकोमोशन. ठीक है. उसमें भी इसका रोल है. एंड शेप ऑफ सेल सरफेस. शेप ऑफ सेल सरफेस.
शेप ऑफ सेल सरफेस। तो दीज ऑल आर योर माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से है। ठीक है, मसल की तो जब भी बात होती है हम किसकी बात करते हैं, एक्टिन और मायोसिन की। ठीक है, सेल एडिशन ये भी हम पढ़ेंगे। एक्चुअली सेल सेल जंक्शंस होते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे जब एक्टिन अटैचमेंट साइट बनाता है। तो सेल एडिशन में रोल है, सेल डिवीजन में रोल है, सेल लोकोमोशन में रोल है, और आपका शेप ऑफ सेल सरफेस। ठीक है, जो अलग अलग सेल्स हैं उनकी सरफेस जो होता है, उनकी शेप्स हमें अलग अलग देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखो बेसिकली हमने क्या देखना है कि ये जो एक्टिन है इसकी पॉलीमराइजेशन, डीपॉलीमराइजेशन, कौन से प्रोटीन पॉलीमराइजेशन कराते हैं, कौन से डीपॉलीमराइजेशन कराते हैं, तो वो सब प्रोटीन्स के बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो चलो मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक्स बताया। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जैसे जो आपका जी एक्टिन है। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, जी एक्टिन की। क्योंकि जी एक्टिन क्या है, हमारी मोनोमेरिक फॉर्म। जी एक्टिन कैसी फॉर्म होती है, मोनोमेरिक। क्योंकि इसकी पॉलीमराइजेशन होने के बाद ही क्या बनता है आपका, एफ एक्टिन। तो जी एक्टिन क्या होता है, हमारा मोनोमर। तो जब हमने जी एक्टिन का स्ट्रक्चर देखा तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। इसके अंदर एक पॉइंटेड एंड होता है और एक एंड को बोलते हैं हम बार्ब्ड एंड। ठीक है, एक एंड कैसा होता है, पॉइंटेड। जैसे यहां पर मैं इस एंड को क्या दिखा रहा हूं, पॉइंटेड। दिस इज ए पॉइंटेड एंड। और दूसरा एंड कैसा है आपका, बार्ब्ड एंड। जो पॉइंटेड एंड होता है उसे आप बोलते हैं माइनस, और बार्ब्ड एंड क्या होता है आपका, प्लस। ठीक है, तो जनरली आप ये कह सकते हो कि जो माइनस एंड है, फॉर एग्जाम्पल वहां पर डीपॉलीमराइजेशन होती है, और जहां पर बार्ब्ड एंड होता है वहां पर क्या होती है आपकी, पॉलीमराइजेशन। पॉइंटेड एंड पे डीपॉलीमराइजेशन, बार्ब्ड एंड पे क्या होती है आपकी, पॉलीमराइजेशन। क्या होती है आपकी, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो एक आपका माइनस एंड है, दूसरा एंड कौन सा है आपका, प्लस एंड। ठीक है, तो माइनस एंड जो है वो पॉइंटेड वाला है, बार्ब्ड एंड कौन सा आपका, प्लस वाला है। और ये जो जी एक्टिन होता है, ठीक है, ऑब्वियसली भी आप देखोगे एक्टिन के साथ जब एटीपी लगा होता है तो वो पॉलीमराइजेशन को फेवर करता है। ठीक है ना, और बाद में क्या होता है, वो एटीपी हाइड्रोलाइज हो जाता है। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे अभी वो सब प्रोसेस। तो जी एक्टिन के साथ क्या लगता है, एटीपी लगता है। ठीक है, बट बाद में वो हाइड्रोलाइज भी हो जाता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि एक्टिन के पास एटीपेज एक्टिविटी भी होती है। कौन सी एक्टिविटी होती है, एटीपेज एक्टिविटी। क्या प्रेजेंट होती है, एटीपेज एक्टिविटी। ठीक है, सो सबसे पहले तो क्या होता है ना, जैसे कुछ जी एक्टिन है वो असेंबल होते हैं, उसको बोलते हैं हम न्यूक्लिएशन। और उसके बाद आपका क्या बनता है, एफ एक्टिन। ठीक है, तो पहले जो जी एक्टिन है, तो अभी आपको ये मैं सब चीजें डायग्रामेटिकली दिखाऊंगा। पहले उसमें न्यूक्लिएशन होती है, मतलब जैसे थोड़े बहुत पहले असेंबल हो गए, और उसके बाद बेसिकली क्या बन जाता है आपका, एफ एक्टिन। उसके बाद क्या बन जाता है, एफ एक्टिन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि जी एक्टिन का स्ट्रक्चर क्या है। पॉइंटेड एंड को बोलते हैं माइनस, बार्ब्ड एंड को बोलते हैं प्लस। ठीक है, जी एक्टिन जब एटीपी बाउंड फॉर्म में होता है तो वो एक तरह से पॉलीमराइजेशन को फेवर करता है, बट जब वो जीटीपी से जीडीपी में हाइड्रोलाइज हो जाता है तो वो डीपॉलीमराइजेशन को फेवर करता है। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं हम आपका सबसे पहले एक्टिन के बारे में। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, द मोस्ट abundant cytoskeletal protein of most cells is actin. ठीक है, which polymerizes to form actin filaments
which are thin flexible fibers approximately 7 nanometer in diameter and up to several micrometer in length। ठीक है, तो ये हमने पहले डिस्कस करा कि जो एक्टिन्स होते हैं उनका डायमीटर कितना होता है, 7 नैनोमीटर। ठीक है, अब वो कह रहा है विद इन द सेल ये जो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं दे आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू हायर ऑर्डर स्ट्रक्चर्स फॉर्मिंग बंडल्स और थ्री डायमेंशनल नेटवर्क्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ सेमी सॉलिड जेल्स। अब क्या होगा ना, जैसे एक्टिन बन गए, अभी आप देखोगे इनके बीच में आपस में क्रॉस लिंकेज होती है, जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलता है, बेसिकली सेमी सॉलिड जेल। ठीक है, देखो क्या होता है ना, जैसे एक सेल है, अब सेल के अंदर जैसे हम कई बार एक टर्म यूज करते हैं कि उनके अंदर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या कंसेप्ट होता है, अब देखो क्या है, अगर तो जैसे मान लो एक्टिन्स क्रॉस लिंक है, तब तो जो साइटोप्लाज्म है वो जेल फॉर्म में है। ठीक है, तो कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो मतलब क्रॉस लिंकेज को फेवर करते हैं, ठीक है, तो वो जेल फॉर्म में है। बट मान लो सिग्नल आया या साइटोप्लाज्म को हमें स्ट्रीम कराना है, तो ये जो क्रॉस लिंकिंग थी इसको हमने खत्म करना है, तो वो जेल से किस फॉर्म में चला जाता है, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्मिक जो हम स्ट्रीमिंग की बात करते हैं, या कई बार हम बात करते हैं एमीबॉयड मोशन, कि बेसिकली उसके अंदर सूडोपोडिया फॉर्मेशन हो रही है, तो इन सब के अंदर माइक्रोफिलामेंट्स का रोल होता है। ठीक है, तो सेल के अंदर अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स वो होते हैं जो बेसिकली क्रॉस लिंकिंग कराते हैं, और जिसकी वजह से अंदर का जो सेल का साइटोस्केलेटन है वो जेल फॉर्म में दिखता है। बट कुछ ऐसे होते हैं जो बेसिकली उस साइटोस्केलेटन को ब्रेक करते हैं या क्रॉस लिंकेज को ब्रेक करते हैं, जिसकी वजह से वो जेल फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, so the assembly and disassembly of actin filaments, their cross-linking into bundles and networks, and their association with other cell structure are regulated by variety of actin binding protein। ठीक है, कि ये जो हम कह रहे हैं ना कि असेंबली होना, डिसअसेंबली होना, क्रॉस लिंकिंग होना, या दूसरे स्ट्रक्चर्स के साथ एसोसिएशन होना, तो बहुत सारे और प्रोटीन्स होते हैं जो कि एक्टिन से बाइंड करते हैं। ठीक है, मान लो एक तरफ वो एक्टिन से बाइंड करके, दूसरी तरफ वो सेल मेम्ब्रेन से बाइंड करके, तो ये अभी हम आगे देखेंगे। सो दे आर क्रिटिकल कंपोनेंट्स ऑफ एक्टिन साइटोस्केलेटन। ठीक है, जैसे अभी 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 मैं आपको आगे दिखाऊंगा ना, जैसे एक एक्टिन फिलामेंट ये बन गया, एक ये बन गया, इनके बीच में ऐसा प्रोटीन होगा जो इनको क्रॉस लिंक करा रहा है। ठीक है, ऊपर से ऐसे होते हैं, कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो एक तरफ एक्टिन से बाइंड करेंगे और दूसरी तरफ वो सेल की मेम्ब्रेन से बाइंड करेंगे, तो ये पूरा का पूरा एक एक्टिन साइटोस्केलेटन होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट उसने क्या बताया कि ऑब्वियसली एक्टिन फिलामेंट्स आर पर्टिकुलरली अबंडेंट बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, मतलब सेल की जो मेम्ब्रेन है उसके नीचे आपको एक्टिन फिलामेंट्स जो है वो अबंडेंट देखने को मिलेंगे, वेयर दे फॉर्म ए नेटवर्क दैट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, determines cell shape, allows movement of the cell surface, thereby enabling cells to migrate, engulf particles and divide। ये मैंने आपको पहले ही फंक्शंस बताए, किसी सेल की शेप, उसके जो सेल सरफेस है मे बी उसके अंदर मूवमेंट हो रही है, जिसकी वजह से वो शेप भी चेंज होगी। ठीक है ना, अब जैसे आप मान लो आपने एक सेल बनाया, पहले ये दिखाया, फिर आप कहते हो कि उसके अंदर एक ऐसे सूडोपोडिया बन गया, तो ऑब्वियसली सेल सरफेस की तो शेप चेंज होगी ना, उसमें ये हेल्प करते हैं। ऑब्वियसली इसकी शेप चेंज होगी तभी वो पार्टिकल्स को एंगल्फ कर पाएंगे। और सेल डिवीजन में मैंने आपको बताया एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस, जो एक्टिन मायोसिन की रिंग है, जो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनती है वो एक्टिन मायोसिन बनाता है। ठीक है, जैसे कई बार ना एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है, वो क्या करते हैं, वो तीनों फिलामेंट्स लिखेंगे, तीनों साइटोस्केलेटन, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट, एंड दे विल आस्क यू कि आप इनको मैच करो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का क्या काम है, माइक्रोफिलामेंट्स का क्या काम है, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का क्या काम है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए। देखो जब भी एक्टिन की बात होती है, सबसे पहले बात आती है मसल कॉन्ट्रैक्शन की। ठीक है, क्योंकि एक्टिन को ज्यादातर हम वहीं पे पढ़ते हैं। ठीक है, बट जैसे मैंने आपको बताया सेल शेप, मूवमेंट ऑफ सेल सरफेस। ठीक है, अब माइक्रोट्यूब्यूल्स की जनरली हम बात करते हैं जब हम स्पिंडल फाइबर, जो हम कहते हैं ना कि सेल के अंदर जब सेल को डिवाइड करना होता है, तो वो जो स्पिंडल फाइबर है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। इसके अलावा जो सीलिया फ्लैजिला है, सीलिया फ्लैजिला जिनका रोल होता है मोटिलिटी में, वहां पर माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करते हैं। तो जनरली जनरल फंक्शंस ये होते हैं। ठीक है, अब जैसे एक फंक्शन होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का,
कि जो सेल की ऑर्गेनेली है उसको कहाँ पे रहना है। ठीक है ना। अब सेल की ऑर्गेनेली को, जैसे ईआर को कहाँ पे रहना है, गोल्जी को कहाँ पे रहना है, तो वहां पर रोल होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, कि ऑर्गेनेलीज को लोकलाइज करने में। ठीक है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो जो भी ऑर्गेनेली हम पढ़ेंगे, या जो जो भी ये साइटोस्केलेटन पढ़ेंगे, तो आपको इनके एक तो फंक्शंस पता हो। ठीक है ना। कुछ कॉमन भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे सेल मूवमेंट की यहाँ पर बात हो रही है, मूवमेंट सीलिया फ्लैजिला भी कराते हैं। ठीक है, यहाँ पर उसने लिखा है मूवमेंट ऑफ सेल सरफेस। वहां पर हम बात करते हैं सेल की मूवमेंट। जब भी फ्लैजिला की बात आती है तो सेल को अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वो फ्लैजिला, वो किसके बने होते हैं, आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स के। ठीक है, बट वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो जो एक्टिन है, इसको सबसे पहले आइसोलेट तो ये मसल सेल से हुए थे, एंड इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 20% ऑफ टोटल सेल प्रोटीन। ठीक है, इन 1942, although actin was initially thought to be uniquely involved in muscle contraction। ठीक है, पहले तो यही सोचते थे कि इसका मेन काम मसल कॉन्ट्रैक्शन का है, बट इट इज नाउ नोन टू बी द एक्सट्रीमली अबंडेंट प्रोटीन। सेल के अंदर जितना भी प्रोटीन होता है, 5 से 10% एक्टिन है आपका, ऑफ इन ऑल टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो मतलब पहले तो ये सोचते थे कि एक्टिन का रोल मसल कॉन्ट्रैक्शन में ही है, या मसल्स के अंदर ये ज्यादा देखने को मिलता है, बट ऐसा नहीं है। देखो, मसल कॉन्ट्रैक्शन में तो चलो इसका रोल है ही सी, बट जो सेल की शेप है उसको, और जो मूवमेंट ऑफ सेल सरफेस है, उसमें भी किसका रोल होता है, आपका एक्टिन का। ठीक है, अब वो कह रहा है जो ईस्ट है उनके अंदर सिर्फ एक ही एक्टिन को बनाने वाली जीन होती है, बट जो हाइयर यूकैरियोट्स हैं, दे हैव सेवरल डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ एक्टिन। ठीक है, हाइयर यूकैरियोट्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिन होते हैं, विच आर एनकोडेड बाय डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द एक्टिन जीन फैमिली। ठीक है, जैसे एक्टिन को बनाने की भी अलग अलग फैमिलीज हैं, जीन फैमिली हैं। जैसे मैमल्स हैं, उनके अंदर 6 डिस्टिंक्ट एक्टिन जीन्स हैं। ठीक है, 4 आर एक्सप्रेस इन मसल सेल। मतलब हमारे अंदर एक्टिन को बनाने वाले, जो एक्टिन प्रोटीन है उसको बनाने वाली 6 जीन्स हैं। ठीक है, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत फर्क होगा उनके अंदर। आउट ऑफ 6, 4 जो है वो स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ मसल में होती हैं, और जो 2 है वो नॉन मसल सेल्स में होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन की हम बात करते हैं तो जनरली हम मसल्स की बात करते हैं। ठीक है, कि स्केलेटल मसल है, कार्डियक और स्मूथ मसल तो चलो हम इनवॉलेंट्री बोलते हैं, बट है तो उनके अंदर भी ना, उनके अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो वो सब आपके एक्टिन प्रोटीन्स के कारण ही हो रही है। ठीक है, तो ये तो कुछ फैक्ट हैं जो आपको बेसिकली ध्यान रखने हैं। एंड ऑल ऑफ द एक्टिन्स, जितने भी एक्टिन्स हैं, हाउएवर आर वेरी सिमिलर इन अमीनो एसिड सीक्वेंस। जब आपने जैसे कहा कि ह्यूमंस के अंदर 6 एक्टिन्स हैं, तो जब हमने उनकी सीक्वेंसिंग करी तो दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर। ठीक है, थोड़ा बहुत तो फर्क है, तभी आपने उनको अलग अलग बोला है, बट सिमिलैरिटी का मतलब कि थोड़ा बहुत ही उसके अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिला है। एंड हैव बीन हाईली कंजर्व थ्रू आउट द इवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स। ठीक है, जैसे वो क्या कह रहा है, ईस्ट। अब ईस्ट क्या है आपका, एक फंगस है। अब फंगस तो बिल्कुल स्टार्टिंग में आई थी, क्योंकि वो तो यूनिसेलुलर है। उसके एक्टिन और हमारे सेल्स के अंदर जो एक्टिन है, उसके अंदर 90% वो आइडेंटिकल है। इसका मतलब क्या है, कोई चीज, अगर जैसे एक्टिन को हम कंपेयर ईस्ट के साथ कर रहे हैं और हमारे एक्टिन के साथ कर रहे हैं, अगर उसके अंदर बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है, मतलब बहुत ज्यादा वो आइडेंटिकल है, जैसे वो कह रहे हैं 90% है, इसका मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन एक्टिन प्रोटीन को बनाने वाली जो चीन है वो कंजर्व रही है। ठीक है ना। अगर किसी चीज में आपको चेंज ज्यादा देखने को मिलता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो तो बदल गई। मतलब एक प्रोटीन ईस्ट के अंदर कुछ ऐसा प्रोटीन है, वही काम, मतलब वैसे एक प्रोटीन हमने देखा जैसा काम हमारे अंदर है, बट दोनों के सीक्वेंस में बहुत ज्यादा फर्क है, तो वो चीज कंजर्व नहीं है। कोई चीज कंजर्व का मतलब क्या है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन उस जीन के अंदर ज्यादा चेंज नहीं आया, उसे ही हम क्या बोलते हैं, हाईली कंजर्व्ड। अगर उसमें चेंज आ गया तो फिर वो आपकी कंजर्व्ड नहीं मानी जाएगी। ठीक है, अब आप देखो, अब हम मेन आते हैं इसके ऊपर, जो आपका, क्योंकि इसके अंदर मेनली क्वेश्चंस क्या आते हैं, ये जो, चाहे आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स हैं, एक तो मैंने आपको बताया आपको फंक्शंस पता होने चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि इनकी जो डीपॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, इनकी असेंबली, ठीक है ना, तो वो चाहे माइक्रोट्यूब्यूल्स की है चाहे माइक्रोफिलामेंट्स की है। ठीक है, क्योंकि ये डायनामिक स्ट्रक्चर्स हैं, ये बनेंगे, असेंबल होंगे, डिसअसेंबल होंगे। ठीक है,
या मान लो कभी हमें ना तो सैंपल करना है ना डिसअसेंबल करना है, तो ऐसे अलग अलग टाइप के ना प्रोटीन्स के नाम है जो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आप देखो क्या है, सबसे पहले इसने क्या दिखाया, ये जी एक्टिन है, मोनोमेरिक फॉर्म है, और आपको स्ट्रक्चर में देखने को मिल रहा है पॉइंटेड और बार्ब्ड एंड, ठीक है। पहले डाइमर बना, फिर ट्राइमर बने, ये थोड़ा सा मतलब न्यूक्लिएशन इनिशियल स्टेप्स हो रहे हैं, और उसके बाद क्या बन गया एक आपके पास पॉलीमेरिक फॉर्म, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, actin monomers, that is G actin, they polymerize to form actin filaments. The first step is the formation of dimer and trimer, which then grow by addition of monomers to both side. अब मैंने आपको बताया था जिस तरफ पॉइंटेड एंड है वो माइनस है, जिस तरफ आपका बार्ब्ड एंड है वो प्लस है। पहले तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने, जो पॉइंटेड है वो माइनस। अब देखो ना ऑब्वियसली क्या, अब यहाँ पे एडिशन होता है, जैसे ऑब्वियसली एक का पॉइंटेड जो है वो दूसरे के बार्ब्ड के अंदर जाके फिट होगा, वही दिखा रखा ना इसने। जैसे अब ये यहाँ पे फ्री है, अगर इसके अंदर आपको वो बेसिकली जो आपका जी एक्टिन है उसका जो पॉइंटेड एंड है वो इसमें फिट होगा, तो इस तरफ फिर बार्ब्ड है, ठीक है। तो इस तरह से असेंबली डिसअसेंबली होती है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो पॉइंटेड एंड है वो हमारा कौन सा है, माइनस, ठीक है। अब ये भी होता है ना, जैसे एक तो हम कहेंगे कि पॉइंटेड जो है वो पॉजिटिव, नहीं उसका उल्टा है, पॉइंटेड क्या माइनस है, और जो बार्ब्ड है वो कैसा है हमारा प्लस, ठीक है। इसको चाहे बीपी से याद रख लेना, ब्लड प्रेशर। बार्ब्ड वाला कैसा है हमारा प्लस, एक याद रहेगा तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली आपको याद रहेगा। बार्ब्ड वाला प्लस है, और पॉइंटेड वाला कैसा है हमारा माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या बता रखा है, कहते हैं ये जो एक्टिन, इंडिविजुअल एक्टिन मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, इसके अंदर 375 अमीनो एसिड हैं एक एक्टिन के अंदर, और ईच एक्टिन मोनोमर हैज टाइट बाइंडिंग साइट्स दैट mediate हेड टू टेल इंटरेक्शन विद टू अदर एक्टिन मोनोमर्स, क्योंकि एक तरफ वो मतलब अगर कोई बीच में है तो दोनों तरफ से बाइंड है ना, एक तरफ एक दूसरी तरफ बाइंड है और एक मतलब बोथ साइड्स पे वो बाइंड करेगा, ठीक है। सो एक्टिन मोनोमर्स पॉलीमराइज टू फॉर्म फिलामेंटस, ठीक है। फिलामेंटस या फाइबरस दोनों ही लिखे हुए हैं, तो दोनों टाइप आप इसको बोल सकते हो। यहाँ पर क्या बता रखा है, फिलामेंटस एक्टिन, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि जब ईच मोनोमर इज रोटेटेड बाय 166 डिग्री, अब वो होता है ऐसा नहीं है कि ना स्ट्रेट लग रहा है, वो एक एंगल पे लग रहा है, वो जो एंगल से लगता है तो हमें ऐसा लगता है कि ये डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स है। ऑब्वियसली एक चीज है, एक तो स्ट्रेट लगानी कि एक एक लगाते जाओ, एक होता है वो कुछ एंगल पे लग रहा है। अब कुछ एंगल पे लगेगा तो आपको क्या लगेगा कि ये तो डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स है, ठीक है। बिकॉज ऑल द एक्टिन मोनोमर्स आर ओरिएंटेड इन द सेम डायरेक्शन, actin filaments have a distinct polarity at their ends called plus and minus and are distinguishable from one another, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है, ये पोलैरिटी क्यों जरूरी होती है, ठीक है। अभी हम आगे ना बात करेंगे मोटर प्रोटीन की, किसकी बात करेंगे, मोटर प्रोटीन। एक्चुअली क्या होता है, ये जो मोटर प्रोटीन्स होते हैं ये अभी हम डिस्कस करेंगे कि मोटर प्रोटीन्स का क्या काम होता है। तो मोटर प्रोटीन की मूवमेंट जो है कि उसे किस तरफ जाना है, वो बेसिकली आपका प्लस माइनस एंड से ही पता लगता है, ठीक है। जैसे यहां पर तो हम सिर्फ एक प्रोटीन की बात करेंगे, दैट इज ऑफ मायोसिन, ठीक है। आगे जब हम माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़ेंगे वहां पर हम बात करेंगे काइनेसिन, डाइनिन। ये जो तीनों नाम मैंने लिए हैं ये तीनों के तीनों मोटर प्रोटीन्स के नाम है, ठीक है। अब ये जो पोलैरिटी होने की वजह से ही उनको पता लगता है उन्हें किस तरफ जाना है। जनरली अभी हम पढ़ेंगे मायोसिन जनरली पॉजिटिव एंड की तरफ जाते हैं, ठीक है, जनरली। काइनेसिन भी जनरली प्लस की तरफ जाते हैं बट माइनस वाले भी होते हैं, मायोसिन भी ऐसे माइनस वाले होते हैं, और डाइनिन जो है वो माइनस एंड की तरफ जाता है, ये मोटर प्रोटीन है, ठीक है। अभी हम देखेंगे आगे। तो ये जो माइक्रोफिलामेंट्स है और माइक्रोट्यूब्यूल्स इसी में पोलैरिटी होती है, एक प्लस एंड एक माइनस है। लेकिन जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं उसमें कोई पोलैरिटी नहीं होती, दे आर ए पोलर, या आप कह सकते हो उसमें कोई पोलैरिटी नहीं है, ठीक है। तो अभी आपको पता लगेगा कि पोलैरिटी किस चीज में हेल्प करती है, ठीक है। तो पोलैरिटी ऑफ एक्टिन फिलामेंट इज इंपॉर्टेंट बोथ इन देयर असेंबली एंड इन एस्टैब्लिशिंग ए स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ मायोसिन मूवमेंट रिलेटिव टू एक्टिन, ठीक है। कि एक्टिन के, अब एक्टिन के साथ जाके मायोसिन लग गया, ठीक है ना। अब मान लो आपने कहा कि फॉर एग्जाम्पल ऑब्वियसली अब एक्टिन तो क्या है, एक्टिन तो एक पूरा का पूरा क्या है,
एक पॉलीमेरिक फॉर्म आपने बना ली, ठीक है। आपने क्या बना ली, एक पॉलीमेरिक फॉर्म, ठीक है। मान लो उस पॉलीमेरिक फॉर्म को मैंने ऐसे शो कर दिया। अब मान लो मायोसिन यहाँ पे आगे लग गया, ठीक है। अब जैसे ये एक प्रोटीन है जिसको हमने मायोसिन बोल दिया। अब अब मायोसिन को किस तरफ जाना है, वो पोलैरिटी से उसको पता लगता है कि उसको, अगर मान लो आपने कह दिया ये माइनस है ये प्लस है, तो उसको पता है उसे प्लस की तरफ जाना है। तो अलग अलग टाइप के आपके क्या होते हैं, मायोसिन्स होते हैं। तो जनरली प्लस एंड डायरेक्टेड होते हैं, बट ऑब्वियसली वो फीचर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरफ जाते हैं, ठीक है। ये अब डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको ये ना, अभी यहाँ पर सिर्फ उसने ये पॉइंट ही लिखा है कि एक्टिन की जो पोलैरिटी होती है वो इस चीज को भी एस्टेब्लिश करती है कि मायोसिन को एज रिलेटिव टू एक्टिन किस तरफ जाना है, ठीक है। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि जो बिहेवियर है एक्टिन का, ठीक है। अब देखो, चलो पहले मैं आपको ये इमेज दिखाता हूँ। अब सबसे पहले यहाँ पर आपको एक प्रोटीन दिख रहा है जिसका क्या नाम लिखा हुआ है, प्रोफिलिन। क्या नाम लिखा हुआ है, प्रोफिलिन। अब ये सब ना प्रोटीन्स के नाम आएंगे, अभी मैं आपको एक एक बार बता रहा हूँ, फिर मैं आपको इसको रिवाइज भी कराऊंगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यही आने वाला है कि इस प्रोटीन का क्या रोल है। प्रोफिलिन का वैसे क्या काम होता है, जैसे क्या होता है ना, जब एक्टिन है, जैसे पहले तो हम क्या कहते हैं उसमें पॉलीमराइजेशन होती है, बाद में डीपॉलीमराइज। अब मान लो क्या हुआ, जब डीपॉलीमराइज हुआ तो वो एक्टिन के साथ एडीपी लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन पॉलीमराइज तभी होगा जब एक्टिन के साथ क्या लगेगा, एटीपी। तो प्रोफिलिन का काम क्या होता है, वो क्या करता है, एडीपी को एटीपी से एक्सचेंज कराता है। जैसे ऑब्वियसली यहाँ पर एडीपी है ना, तो अब ये एटीपी लगा देगा किसके साथ, एक्टिन के साथ। ये प्रोफिलिन का काम है। प्रोफिलिन का काम क्या है, एडीपी एक्टिन। एक्चुअली क्या होता है, जब डीपॉलीमराइजेशन होती है तो एडीपी एक्टिन निकलते हैं। अगर आपने एक्टिन की पॉलीमराइजेशन करानी है तो आपको क्या चाहिए, एटीपी एक्टिन। तो प्रोफिलिन का काम है, वो एडीपी को हटा के एटीपी लगाता है। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे एटीपी आया, एडीपी निकल गया, और ये क्या बन गया, एटीपी एक्टिन। तो ये किसका काम है, प्रोफिलिन का। ये किसका काम है, प्रोफिलिन का। पहला प्रोटीन, पहला आपका प्रोटीन का नाम हमने लिया प्रोफिलिन, ठीक है। क्योंकि एक्टिन जिसके साथ एटीपी लगा होता है वही पॉलीमराइज करेगा, ठीक है। अब यहां पर आपको एक दिख रहा है फॉर्मिन डाइमर। फॉर्मिन डाइमर क्या होता है, जहां पर जो भी हम बात कर रहे थे ना न्यूक्लिएशन की, जैसे वहां पर पहले एक मोनोमर आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया। तो फॉर्मिन जो है वो इनिशिएट करता है एंड स्टिमुलेट द एलोंगेशन ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स। फॉर्मिन कौन सा प्रोटीन है, जहां पर इनिशिएशन स्टार्ट होती है, इनिशिएशन भी होती है और एलोंगेशन भी स्टार्ट होती है। पहले ऑब्वियसली मतलब एक डाइमर है जहां पर सबसे पहले आके एक्टिन मोनोमर्स जो होते हैं वो आपस में असेंबल करते हैं और उसके बाद एलोंगेशन होती है, ठीक है। जैसे अब देखो, आप यहाँ पे बी डायग्राम में देख सकते हो। अब देखो जो इसने शो करे हुए हैं येलो में, वो हमारे एटीपी एक्टिन है। और जो एक्चुअली क्या होता है ना, जब एक बार लग गए उसका ना एडीपी हाइड्रोलाइज हो जाता है, एटीपी हाइड्रोलाइज हो जाता है एडीपी के अंदर। तो जो आपको सारे के सारे पिंक कलर में दिख रहे हैं, मतलब ये एडीपी है। तो ये क्या होते हैं, इनकी एफिनिटी कम होती है साथ वाले एक्टिन के साथ, तो ये डीपॉलीमराइजेशन को फेवर करते हैं, ठीक है। तो अभी चलो, इसने अभी यहाँ पर एडिशन दिखा रखा है बस, कि चलो ऐड कर रहा है। अदरवाइज ये माइनस एंड से जनरली क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं, ठीक है। देखो क्या है ना, तीन चार हम कंसेप्ट पढ़ेंगे। एक तो क्या है, एक होता है ट्रेडमिलिंग। ट्रेडमिलिंग में क्या होता है, जितने ऐड हो रहे हैं उतने रिमूव करने हैं, तो लेंथ सेम रहेगी, ठीक है। अब कई बार अगर आपने, अब मान लो पॉलीमराइज करना है, आप क्या करो, माइनस एंड पे ना एक प्रोटीन लगा दो, वो आप इस एंड को फिक्स कर दो कि यहां से कुछ ना हो। तो यहां से कुछ नहीं होगा, तो आप ये ऐड करते जाओ, लेंथ बढ़ती जाएगी। अगर उल्टा हमने क्या करना है, हमने लेंथ को कम करना है, आप प्लस एंड को के ऊपर कोई प्रोटीन लगा दो जिससे वो फिक्स हो गया, ठीक है। तो फिर माइनस एंड से रिमूव होंगे। और अगर आपने लेंथ को सेम बना के रखना है, आप दोनों एंड जो है दोनों के दोनों को क्या कर दो, दोनों पे एक प्रोटीन लगा दो, प्लस एंड पे भी माइनस पे भी, ना कुछ हटेगा ना कुछ लगेगा। तो ये अलग अलग टाइप के प्रोटीन अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सेल की नीड पे डिपेंड करता है कि उसने एक्टिन को पॉलीमराइज करना है, डीपॉलीमराइज करना है, या उसकी लेंथ को सेम रखना है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे। और प्रोटीन सबसे पहले आपने याद रखना है प्रोफिलिन। प्रोफिलिन का काम क्या है, वो जो एडीपी लगा हुआ है, एडीपी, देखो क्या ना, जब एटीपी फॉर्म में है तो दैट इज फेवरिंग द पॉलीमराइजेशन। लेकिन जब वो लग जाते हैं ना तो बाद में उनका एटीपी हाइड्रोलाइज हो जाता है, क्योंकि एक्टिन के पास ही एटीपीज एक्टिविटी होती है।
तो उनकी, आपने जिस एक्टिन के साथ वो लगा हुआ है उसके साथ एफिनिटी वीक हो जाती है, तो वो डीपॉलीमराइजेशन को फेवर करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले एटीपी एक्टिन जो होता है वो पॉलीमराइजेशन कराता है, और जनरली एडीपी एक्टिन जो होता है वो माइनस एंड पे होता है, और वो बेसिकली डीपॉलीमराइजेशन कराता है। ठीक है। इसमें ना बड़े सारे कंसेप्ट बनते हैं। मैं वही आपको बता रहा हूँ ना कि किसी भी फिलामेंट की आपने लेंथ को जैसे बढ़ाना है, ठीक है, तो या उसको डिक्रीज करना है, वो सेल की नीड पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो अ, अगर सेम रखना है, इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, देर आर सो मैनी प्रोटीन्स, तो जब हम सारे पढ़ लेंगे ना तब पता लगेगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो अभी प्रोफिलिन, जिसका काम सिर्फ क्या है, एडीपी एक्टिन को एटीपी एक्टिन में कन्वर्ट करे, पहली बात। फॉर्मिन का काम क्या है, वो इनिशिएशन वाली जगह प्रोवाइड कर रहा है कि यहां पर एक्टिन आए और वहां पर असेंबली स्टार्ट हो जाए। और तीसरा प्रोटीन यहां पर इसने लिखा है ARP23। अब ये क्या कराता है, ये ब्रांचिंग कराता है। जैसे ये देखो ARP23 यहाँ पे आगे लग गया, और ये क्या होने लग गया, ब्रांचेस बनने लग गई। पहले तो आप सीधा सीधा ऐड कर रहे थे, बट ARP23, ठीक है, ये एक्टिन रिलेटेड प्रोटीन होता है। ARP2/3 कॉम्प्लेक्स बाइंड्स टू एक्टिन फिलामेंट्स नियर द प्लस एंड। अब ये भी याद रखना है, ये कहां पे बाइंड करा है, प्लस एंड के पास, और इसने फॉर्मेशन ऑफ ब्रांचेस स्टार्ट कर दी। ARP23 का काम होता है ब्रांचिंग कराना। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, दे विल मेक ए टेबल। ठीक है, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बाद में मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा इसके। तो वो एक टेबल बनाएंगे, प्रोटीन्स के नाम लिखेंगे और पूछेंगे कि किस प्रोटीन का क्या रोल है। ठीक है। तो अभी तक हमने प्रोफिलिन देखा, एक हमने फॉर्मिन की बात करी, और एक हमने तीसरे किसकी प्रोटीन की बात करी अभी, दैट इज योर ARP23, एक्टिन रिलेटेड प्रोटीन। प्रोफिलिन, जो जिस जी एक्टिन के साथ एडीपी लगा उसको एटीपी में कन्वर्ट करना। फॉर्मिन जहां पे इनिशिएशन होती है। और ARP23 किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपका ब्रांचिंग के लिए। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको एक बारी थ्योरी से। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द बिहेवियर ऑफ एक्टिन मोनोमर्स एंड filaments is regulated within cells to take advantage of the intrinsic properties of actin. Under physiological conditions, actin monomers polymerize to form filaments. The first step in actin polymerization, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लिएशन, is the formation of a small aggregate consisting of 3 actin monomer। जैसे हमने देखा था ट्राइमर्स बनते हैं। और फिर उसके बाद देखो, इनिशियल तो आपको बनाना है ना, इनिशियली अलग कंडीशन है, उस टाइम पे तो आपको दोनों तरफ ऐड ही करने हैं। बट जब एक लेंथ अटेन होगी, उसके बाद आपने देखना होता है कि उस लेंथ को आपने बढ़ाना है, घटाना है, या उसको सेम रखना है। जैसे अब ये क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक्टिन फिलामेंट्स आर देन एबल टू ग्रो बाय रिवर्सिबल एडिशन ऑफ मोनोमर्स। रिवर्सिबल का मतलब वही है कि वो हट भी सकते हैं। बट द प्लस एंड एलोंगेट्स 5 to 10 times फास्टर देन द माइनस एंड। ये जो प्लस एंड है, जब ये हम अभी पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं, पहले तो हमें एक लेंथ बनानी है ना, उसके बाद हमें देखना है कि फर्दर लेंथ बढ़ानी है, एक एक स्पेसिफिक लेंथ अटेन होने के बाद, या उसको कम करना है। द एक्टिन मोनोमर्स बाइंड एटीपी विच इज हाइड्रोलाइज टू एडीपी फॉलोइंग फिलामेंट असेंबली। लगते तो ये एटीपी की फॉर्म में ही है, बट बाद में इनका एटीपी हाइड्रोलाइज हो जाता है। और जो हाइड्रोलाइज हो गया, तो वो एक्चुअली उसकी एडजेसेंट एक्टिन के साथ एफिनिटी कम हो जाती है। एटीपी बाउंड फॉर्म में है तो देर इज अ टाइट बाइंडिंग बिटवीन द एक्टिन मोनोमर्स। इफ एटीपी बाउंड फॉर्म में है तो देन देर इज ए डिक्रीज इन एफिनिटी, एंड दैट विल फेवर द डिसोसिएशन और डीपॉलीमराइजेशन ऑफ एक्टिन। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट उसने क्या बताया, ऑल दो एटीपी इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन, actin monomers to which ATP is bound polymerize more readily than those to which ADP is bound। ठीक है। As a result, ATP actin monomers are added rapidly to the plus ends of filaments, and ATP is then hydrolyzed to ADP after polymerization. The ADP actin is less tightly bound and can dissociate from the minus end, and this can result in the phenomena known as treadmilling, in which ATP actin is added to the plus end while ADP actin dissociates from the minus end of the filament। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब देखो वो डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर तो इक्वल है दोनों का रेट, जिस रेट से एडिशन हो रहा है उसी रेट से डिसोसिएशन हो रहा है, तब तो लेंथ सेम रहेगी। अगर रेट ऑफ एसोसिएशन ज्यादा है तो लेंथ बढ़ेगी।
और अगर रेट ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा है तो लेंथ आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है। तो जो ट्रेडमिलिंग है वो हमें डायनामिक बिहेवियर बता रहा है। ठीक है, कि मतलब ये सेल के अंदर चलता रहता है कि अब वो मैं आपको भी बता रहा हूँ ना, अलग अलग सेल के अंदर फंक्शंस हैं। तो कब आपने पॉलीमराइज कराना है, कब डीपॉलीमराइज कराना है, तो वो सेल के अंदर डिपेंड करता है कि जब सिग्नल आए। ठीक है, या आपने उसकी लेंथ को सेम रखना है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप की कंडीशंस हो सकती हैं, बट बेसिक हमें यही देखने को मिला है, एटीपी बाउंड फॉर्म में लगता है, बाद में हाइड्रोलाइज हो जाता है, और जब वो एडीपी एक्टिन की फॉर्म में है तो वो लेस टाइटली बाउंड है, एंड वो फिर डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। सो विद इन द सेल the assembly and disassembly of actin filament is regulated by actin binding protein। ठीक है, अब वो कह रहा है कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं जो इनिशिएशन कराते हैं और ग्रोथ को स्टिमुलेट कराते हैं, कुछ क्या करते हैं वो स्टेबलाइज करते हैं बाय बाइंडिंग अलोंग देयर लेंथ। ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें जनरली आता है ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन ऐसा होता है, वो क्या करता है, वो साइड्स में जाके लगता है। ठीक है ना, अभी आपको डायग्राम में दिखाऊंगा। अदर स्टेबलाइज करते हैं, कुछ कैपिंग करते हैं। ऑब्वियसली कैपिंग होने से क्या होगा, जो एंड कुछ ऐसे होते हैं जो डिसोसिएशन को प्रिवेंट करते हैं, और सम प्रोटीन एक्ट टू डिसअसेंबल एक्टिन फिलामेंट बाय सीवरिंग देम एंड स्टिमुलेट देयर डीपॉलीमराइजेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर उसने क्या बताया, एक्टिन तो चलो बन गया, एक्टिन को तो अपने पॉलीमेरिक फॉर्म में बना दिया, अब कुछ प्रोटीन्स क्या हैं जो उसको स्टेबलाइज करेंगे। ठीक है, उसमें भी मैं आपको एक प्रोटीन बताऊंगा जिसका नाम है आपका ट्रोपोमाइसिन। क्या नाम है, ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमाइसिन का क्या फंक्शन होता है, ये इट बाइंड्स साइड्स ऑफ एक्टिन, इट बाइंड्स टू साइड्स ऑफ एक्टिन, और उसको क्या कर देता है, ये स्टेबलाइज, स्टेबलाइज। ठीक है, दूसरे कैपिंग कर देते हैं। अभी भी इसमें मैं आपको दो प्रोटीन बताऊंगा, एक होता है कैप जी, एक का नाम क्या होता है कैप जी, वो बाइंड करता है प्लस एंड पे, और एक हम पढ़ेंगे ट्रोपोमोडेलिन, वो बाइंड करता है माइनस एंड पे। ठीक है, दो प्रोटीन अभी हम पढ़ेंगे। एक का नाम होता है कैप जी, कैप जी कहाँ पर बाइंड करता है आपका, प्लस एंड पे। तो अगर ये लग गया तो फर्दर एडिशन नहीं होगी। और एक हम पढ़ेंगे ट्रोपोमोडेलिन, क्या पढ़ेंगे, ट्रोपोमोडेलिन, ये जाके लग जाता है माइनस एंड पे। ठीक है, ये प्लस एंड है, कैप जी कहाँ पे लगता है, प्लस एंड पे, ट्रोपोमोडेलिन कहाँ पे लगता है आपका, माइनस एंड पे। तो अब क्या होता है, अगर आपका प्लस एंड जो है, अगर उसको आपने ब्लॉक कर दिया, तो अब फर्दर लेंथ तो आपकी इंक्रीज होगी नहीं। ठीक है, और अगर माइनस एंड से डीपॉलीमरेशन हो रही है तो फिर तो लेंथ कम हो जाएगी। ठीक है ना, अब जैसे आपको मैं अभी बता रहा हूँ ना, अब आपके पास क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। ठीक है, जैसे आपने ये बनाया, ठीक है, ये मैंने एक माइक्रो फिलामेंट बनाया, आपने कहा ये प्लस एंड है, ये माइनस है। ठीक है, अब मान लो मैं तीन सिचुएशन आपको बता रहा हूँ, एक, दो और तीन सिचुएशन। अब हमने हमारी एक लेंथ है वो अटेन हो रखी है। ठीक है, अब क्या है, अब कैप जी कहाँ पे लगता है, प्लस एंड पे। ठीक है, अब ये यहाँ पे आगे लग गया, चलो जी ये तो क्या हो गया, ये तो अब ब्लॉक हो गया। अब क्या होगा, अगर मान लो यहाँ से डीपॉलीमरेशन हो रही है तो लेंथ कम हो जाएगी। अब वो डिपेंड करता है हो रही है नहीं हो रही है, बट अगर यहाँ से आप रिमूव करोगे तो लेंथ कम होगी, क्योंकि यहाँ पे ऐड तो हो नहीं सकता। ठीक है, दूसरे में आपने माइनस एंड को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तो क्या होगा आपका, डीपॉलीमराइजेशन नहीं होगी। तो उस केस में क्या हो सकता है आपका, बेसिकली आपका डीपॉलीमराइजेशन नहीं होगी तो आपकी लेंथ इंक्रीज हो सकती है। और अगर मैं दोनों एंड्स को ब्लॉक कर दूं या दोनों के ऊपर प्रोटीन लगा दूं, फिर लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये अलग अलग टाइप के प्रोटीन होते हैं जो एक्टिन के साथ बाइंड करते हैं। और ये देखो यहाँ पे लिखा ना, कैपिंग देयर एंड्स एंड प्रिवेंटिंग द डिसोसिएशन। अगर दोनों एंड्स पे कैपिंग होगी तो डिसोसिएशन आपकी नहीं होगी, और ना ही एसोसिएशन होगी। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो डिसअसेंबल कराते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सीवरिंग, सीवरिंग का मतलब क्या होता है, वो बीच में से उसको काट देंगे। वो भी हम एक प्रोटीन और डिस्कस करेंगे, उसका नाम होता है कोफिलिन। ठीक है,
अब एक और प्रोटीन आएगा जो सीवरिंग करता है, उसका क्या नाम होता है? कोफिलिन। क्या नाम होता है? कोफिलिन। तो अभी तक कौन कौन सी प्रोटीन्स हमने देखे? प्रोफिलिन, फिर हमने देखा आपका फॉर्मिन, ARP23, ये तीन हमने देखे। फिर अभी हमने एक बात करी ट्रोपोमाइसिन की, कैपजी की, ट्रोपोमोडुलिन की और कोफिलिन की। ठीक है, ये बाद में मैं पूरी एक लिस्ट बनवाऊंगा आपको, और फिर हम इसको, क्योंकि ये प्रोटीन्स ही हैं जो आपको एग्जैक्टली याद होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन इसी के ऊपर आएगा कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोटीन क्या कर रहा है। ठीक है। ठीक है, तो ट्रोपोमाइसिन कहाँ पे बाइंड करता है? साइड्स पे। ठीक है, ये मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। जैसे आप ये देखो, ये चलो इसके ऊपर भी आते हैं अभी। अब ये देखो, आपको ये दिख रहा है स्टेबलाइजेशन ऑफ एक्टिन फिलामेंट। अब दिखा रखा ना कि ये ट्रोपोमाइसिन कहाँ पे लगा हुआ है आपका? साइड्स में। ये पूरी लेंथ पे ही लगा हुआ है। एक प्रोटीन उसने दिखाया जो प्लस एंड को कैप करता है, जिसका नाम मैंने आपको बताया कैप जी। जो माइनस एंड पे होता है, मे बी और भी प्रोटीन्स होते हैं, बट जो जो मैं आपको नाम बता रहा हूँ, एक प्रोटीन का नाम है ट्रोपोमोडेलिन। लिखा ना उसने, एक्टिन फिलामेंट्स कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय कैपिंग प्रोटीन दैट बाइंड टू देयर प्लस एंड माइनस एंड्स एंड बाय फिलामेंट स्टेबलाइजिंग प्रोटीन ट्रोपोमाइसिन दैट बाइंड अलोंग देयर लेंथ। ट्रोपोमाइसिन तो पूरी लेंथ पे ही लगा हुआ है, और ये जो बाकी दो हैं ये कैप कैप मतलब ये कैपिंग है। एक प्लस एंड पे लग गया जिसका नाम बताया मैंने आपको कैपजी, और जो माइनस एंड पे लगा उसे हमने क्या बोला? बेसिकली आपका ट्रोपो मॉडलिंग। ठीक है, तो ये मेरे लिए आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, अब देखो क्या लिखा है। सबसे पहले वही प्रोटीन्स के नाम दोबारा एक बार यहाँ से रीड कर लेते हैं। द प्रिंसिपल प्रोटीन्स दैट स्टिमुलेट द इनिशिएशन एंड एलोंगेशन ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स आर फॉर्मिन एंड ARP23 कॉम्प्लेक्स। फॉर्मिन मैंने आपको बताया था जहाँ पे इनिशिएशन एलोंगेशन होती है। ARP23 का काम मैंने आपको बताया था जो ब्रांचिंग कराता है। ठीक है। The activities of these proteins are regulated in response to a variety of signals to determine where filaments are formed within the cell. Formins are a family of protein that bind ATP actin. ठीक है ना, क्योंकि ADP तो उसके साथ लगते ही नहीं है, लगते ही ATP हैं, and nucleate the initial polymerization of actin monomers. They then move along the growing filament, adding new monomers to the plus end. ठीक है। फॉर्मिन न्यूक्लिएट लॉन्ग अनब्रांच्ड, क्योंकि अभी यहां पर हमने ब्रांचिंग की बात नहीं करी। एक्टिन फिलामेंट्स दैट मेकअप स्ट्रेस फाइबर्स, ये भी हम आगे देखेंगे। कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, ठीक है, क्योंकि एक्टिन ही होता है ना कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग जो मैंने आपको बताई। फिलोपोडिया एंड थिन फिलामेंट ऑफ मसल सेल। मसल सेल्स के अंदर हम दो टाइप के फिलामेंट्स की बात करते हैं, थिन और थिक। एक्टिन थिन फिलामेंट को बनाता है, मायोसिन थिक फिलामेंट्स को बनाता है। ठीक है। फॉर्मिन्स आर एसोसिएटेड विद another actin binding protein called profilin, which bind actin monomer and stimulate the exchange of bound ADP for ATP. This promotes actin polymerization by increasing the local concentration of ATP actin. अब देखो क्या है ना, बेसिकली क्या है आपका कि अब जो कंसंट्रेशन है, किसकी बात कर रहे हैं हम? एटीपी एक्टिन की। ठीक है। अब वो बेसिकली कहाँ पर ज्यादा है? प्लस एंड की तरफ, तो ऑब्वियसली वहां पर पॉलीमराइजेशन होगी, होगा तो एटीपी वाला भी, बट एटीपी एक्टिन ज्यादा होने से वो पॉलीमराइजेशन को फेवर करता है। ठीक है। तो ये बेसिकली आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्रोफिलिन का काम क्या है? वो एडीपी जो एक्टिन के साथ बाउंड था उसको एटीपी में एक्सचेंज कराता है, जिससे एक्टिन की पॉलीमराइजेशन होती है। ठीक है। देखो इसमें ना कुछ ना क्वेश्चंस के अंदर अलग अलग कंसेप्ट लगते हैं। जैसे एक कंसेप्ट क्या है, एक तो आप ये मान के चलते हो कि जो प्लस एंड है वो वहां पर सिर्फ क्या होती है आपकी? पॉलीमराइजेशन, और माइनस पे क्या हो रही है? डीपॉलीमराइजेशन। ठीक है। अब कई बार ये भी होता है ना, जैसे अभी छोटा साइज है आपके उसका, जो अ, जो माइक्रोफिलामेंट है उसका साइज छोटा है, अभी आप चाहते हो कि दोनों पे पॉलीमराइजेशन हो रही है, तो प्लस एंड वो होता है जो फास्ट ग्रोइंग होता है, माइनस वो होता है जो स्लो ग्रोइंग होता है। ठीक है ना, जैसे आपने कहा कि आपको पहले तो मतलब ये एक लेंथ है फिलामेंट की, मैंने फॉर वैसे ही हम इसको एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर ये लेंथ अटेन होगी ना,
तब यहाँ पे पॉलीमराइजेशन होगी, यहाँ पे सिर्फ डीपॉलीमराइजेशन। लेकिन जब वो छोटे साइज का है, तब हमें यहाँ पर भी एडिशन कराना है, यहाँ पे भी एडिशन कराना है। तब तो ये है ना, तब तो हम यही चाहते हैं कि दोनों पे एडिशन हो। बट एक लेंथ अटेन होने के बाद, तो अब देखो दो कंसेप्ट आ रहे हैं। एक तो आप कह रहे हो प्लस एंड पे पॉलीमराइजेशन होती है, माइनस पे डीपॉलीमराइजेशन होती है। एक कंसेप्ट हम ये कह रहे हैं कि प्लस और माइनस दोनों पे ही लगते हैं, बट प्लस के ऊपर फास्टली लगते हैं, माइनस के ऊपर स्लोली लगते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ना, मतलब ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग कंसेप्ट है, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स में भी यही आएगा। तो दो चीजें हैं, प्लस एंड को एक तो मान के चलो वहां पे पॉलीमराइजेशन, माइनस पे डीपॉलीमराइजेशन। दूसरा आप कंसेप्ट ये भी मान के चलो कि प्लस एंड हमारा फास्ट ग्रोइंग एंड है, माइनस एंड हमारा स्लो ग्रोइंग एंड है। ठीक है, अभी तो ये छोटा है ना, अभी तो आप चाहते हो कि दोनों तरफ ऐड हो। अभी ये थोड़ा है कि दो लगाए दो हटा दिए, फिर बन ही क्या रहा है? फिर तो कुछ बन ही नहीं रहा है। इनिशियल फेज में तो आपको, जब वो छोटा सा है, तब तो आपको दोनों पे ही एडिशन करना है कि एक लेंथ तो बने ना पहले। जब आप कह रहे हो कि कुछ माइक्रोमीटर्स की लेंथ आपने बनानी है, तो अभी तो हम ये चाहते हैं कि ऑब्वियसली अभी हो ये रहा है कि यहाँ पे ज्यादा फास्ट लग रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने आपको दूसरे कलर में दिखाऊं, यहाँ पे ज्यादा लग गए, यहाँ पे तो भी थोड़े कम लगे हैं। तो ये फास्टली ग्रो करता जा रहा है, ये स्लोली ग्रो करता जा रहा है। ठीक है, और एक कंसेप्ट ये है, दूसरा ये है कि एक पे लग रहा है, दूसरे दूसरे एंड से हट रहा है। बट वो हम मान के चल सकते हैं जब एक लेंथ अटेन हो गया है। एक लेंथ जैसे होता है कि सेल के अंदर एक ही लेंथ है, इतनी बननी है। अब आपने उसका क्या करना है? ठीक है, कि या तो उसको फिक्स कर दो। ठीक है, अब आपने उसको कम करना है। जैसे मान लो अलग अलग टाइप के माइक्रोफिलामेंट है, कुछ छोटे पड़े हुए हैं, कुछ बड़े हैं। तो मान लो जो बड़ा है, उसकी आपने उसको आपने फिक्स कर दिया। अब छोटा जो साइज का है, उसको 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 साइज इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है। तो ये फिर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो जो सेल के अंदर बेसिकली कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो जैसे प्रोफिलिन का काम क्या है, वो क्या करा रहा है, एडीपी को एक्सचेंज करा रहा है एटीपी से। और जब जी एक्टिन एटीपी की फॉर्म में है, तभी वो क्या कराएगा, आपका पॉलीमराइजेशन। ठीक है, जैसे ये हमने देख लिया था इमेज। अब ये भी हमने देख लिया था कि कैप्जी, और मैंने आपको किसके बारे में बताया, ट्रोपो मॉडलिन के बारे में। ठीक है, अब ये ARP23, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ये क्या कराता है, इट इनिशिएट्स द ग्रोथ ऑफ ब्रांच्ड एक्टिन फिलामेंट विच प्ले ए की रोल इन सेल मूवमेंट एट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्रोटीन है ना, स्पेसिफिकली जो ब्रांचिंग करा रहा है, उसका मेन रोल क्या बता रहा है वो, जैसे जो सेल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन की आप मूवमेंट चाहते हो, सेल की मूवमेंट एट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो मूवमेंट क्या होता है, कोई भी सेल है, ऑब्वियसली अगर उसके अंदर उसकी मेम्ब्रेन के अंदर थोड़ा चेंज आ गया, या उसकी कॉन्फर्मेशन में चेंज आ गया, वो भी एक तरह से मूवमेंट ही है। ठीक है, अगर एक जगह से वो दूसरी जगह चला गया, तो वो भी मूवमेंट ही है। ठीक है, ARP23 जो प्रोटीन्स हैं, दे बाइंड एटीपी एक्टिव नियर द प्लस एंड्स ऑफ फिलामेंट। ये आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ये वो लिख सकता है। ठीक है ना, कि लिख देगा माइनस एंड पे बाइंड करते हैं, नहीं, वो प्लस एंड पे बाइंड करता है, और वहां पर एक नई ब्रांच बनाने लग जाता है। और ये जो एक्टिविटी है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय सेवरल अदर सेलुलर प्रोटीन, सो दैट फॉर्मेशन ऑफ ब्रांच्ड एक्टिन फिलामेंट इज रेगुलेटेड बाय द फिजियोलॉजिकल नीड्स ऑफ द सेल। ठीक है, देखो अभी हम इस चीज में नहीं जाते कि ये हो क्यों रहा है, कि ना कब उसको ब्रांचिंग करनी है, कब नहीं करनी है। तो ये हम सिर्फ एक प्रोसेस को पढ़ रहे हैं कि ये करता है, बट वो कब करेगा, जब सेल को रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, तो हर एक प्रोटीन का जो रोल है, वो सेल के अंदर, मतलब क्योंकि सेल अलग अलग टाइप के सेल्स है ना, और उनके फंक्शंस भी अलग अलग हैं। तो हमने सिंपली ये याद रखना है कि ARP23 का काम है ब्रांचिंग कराना। क्या काम है उसका, ब्रांचिंग कराना। और वो कब कराना है, जैसे वो बता रहा है कि जब हमें सेल की मूवमेंट चाहिए सेल मेम्ब्रेन पे, मतलब सेल की मेम्ब्रेन को जैसे मान लो हमने अंदर की तरफ फोल्ड कराना है, या कुछ जो भी वहां पर मूवमेंट करानी है। ठीक है ना, जैसे हम कहते हैं कि मान लो कोई मैक्रोफेज है, अब उसका काम है बैक्टीरिया को एंगल्फ करना। तो ऑब्वियसली वहां पर सेल मेम्ब्रेन लेवल पे मूवमेंट चाहिए ना, क्योंकि अब ये मान लो हमारे अंदर मैक्रोफेजीज होते हैं। अब ये अभी तो ऐसे पड़े हुए हैं, अब इसको पता है कि ये बैक्टीरिया आ गया, इसको मैंने अंदर की तरफ खींचना है। अब अंदर की तरफ खींचने के लिए उसको मेम्ब्रेन के अंदर, उसको पहले तो क्या करना पड़ेगा, अंदर ट्रैप करना पड़ेगा, और फिर वो उसको सेल के अंदर ले जाएगा। तो यहाँ पे मूवमेंट किसकी हुई है, सेल की मूवमेंट एट सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन लेवल पे हुई है। तभी मैंने आपको बताया ना, जो एमीबॉयड मोशन, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, उसके पीछे माइक्रोफिलामेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है,
ठीक है। अब जैसे ये चलो ये भी अभी मैं आपको इमेज की फॉर्म में दिखाऊंगा। अब जैसे ये देखो, अभी मैं आपको एक प्रोटीन बता रहा था कोफिलिन। कोफिलिन क्या करता है कि प्लस एंड फिक्स है, यहाँ कुछ होना नहीं है, माइनस एंड पे को आपने ब्लॉक कर दिया। जब दोनों एंड्स ब्लॉक है ना, तब कुछ नहीं होना, ना कुछ ऐड होना है ना कुछ रिमूव होना है। ये जो कोफिलिन है ना, ये कहाँ पे बाइंड करता है, जहां पर एडीपी एक्टिन है। अब जैसे यहाँ पर आप देखो कलर्स थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा। जो मान लो ये वाले आपके फॉर एग्जांपल कौन से हैं जहाँ पे एटीपी है, वो प्लस एंड वाली तरफ हैं। ये वाले सारे कौन से हैं, एडीपी वाले हैं। तो कोफिलिन बाइंड्स टू एंड सीवर, ये बीच से कट कर देगा उसको। जैसे इसने गया, ये बाइंड कहाँ पे करेगा, जहां पे एडीपी एक्टिन है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था ARP23, ये कहाँ पे बाइंड करता है, जहां पर एटीपी एक्टिन है जो प्लस एंड है। कोफिलिन वहां पे जाके लगेगा जहां पे एडीपी एक्टिन है। इसने क्या करना है, बीच में से तोड़ देना है। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखो नया प्लस एंड जनरेट हो गया और नया माइनस एंड जनरेट हो गया। तो प्लस एंड पे क्या होगी, पॉलीमराइजेशन, माइनस एंड पे क्या होगी, डीपॉलीमराइजेशन। अब क्या होता है ना, जैसे अब एक लेंथ फिक्स हो चुकी थी, अब इसमें तो आप कुछ कर नहीं पा रहे थे, बट आपको बड़े लेंथ का चाहिए, तो आप बीच में से काटो। अब ये तो माइनस से रिमूव करता जा रहा है, ये तो खत्म ही हो जाएगा, इसको तो भूल जाओ। इसमें आप ऐड करके आप, मतलब यू आर गेटिंग द लॉन्ग एक्टिंग। ठीक है ना, इससे तो डीपॉलीमराइज कर रहे हो, ये तो फिर खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो कुछ रह ही नहीं जाएगा। बट आपके पास एडिशन के लिए आपको प्लस एंड मिल गया, और उसकी वजह से आपने एक्टिन फिलामेंट की लेंथ जो है वो इंक्रीज कर ली। ठीक है। तो हमने सिर्फ प्रोटीन्स के रोल याद रखने हैं, हम इस चीज में नहीं जा रहे कि कब हमें हमारे सेल को कब ये करने की जरूरत है, कब उसे लेंथ सेम रखनी है, कब पॉलीमराइज करना है, कब डीपॉलीमराइज करना है। वो अब सेल के अंदर क्या हो रहा है, सेल के अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है, वो उसे अकॉर्डिंग करता है। ठीक है, ऑब्वियसली उसके लिए सिग्नल जाता है। बट हम सिर्फ उन प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं जो एक्टिन, जो साइटोस्केलेटन है उसके अंदर जिस चीज का रोल है। प्रोफिलिन का क्या रोल है, फॉर्मिन का क्या रोल है, ARP23 का क्या रोल है, कैबजी का क्या रोल है, ट्रोपोमोडुलिन का क्या रोल है, ट्रोपोमाइसिन का क्या रोल है, कोफिलिन का क्या रोल है। तो आपको इनके बस रोल पता होने चाहिए। ठीक है, जी एक्टिन क्या होता है, एफ एक्टिन क्या होता है, प्लस एंड क्या होता है, माइनस एंड क्या होता है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो बस आपको एक टेबल बनी हो जिसके अंदर आपको पता हो कि इस प्रोटीन का ये रोल है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वो कह रहा है कि जो आपके जो मैनी एक्टिन फिलामेंट्स, दे आर रिलेटिवली स्टेबल विद इन सेल्स। ठीक है, ड्यू टू कैपिंग प्रोटीन्स दैट बाइंड टू देयर एंड्स एंड फिलामेंट स्टेबलाइजिंग प्रोटीन सच एज मेंबर्स ऑफ ट्रोपोमाइसिन फैमिली। ट्रोपोमाइसिन अभी हमने डिस्कस किया था, विच बाइंड लेंथ वाइज अलोंग द ग्रूव ऑफ एक्टिन फिलामेंट। ऑब्वियसली ये तो साइडों में लगा हुआ है, पूरे के पूरे एक्टिन को इसने कवर कर रखा है। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं दैट बाइंड अलोंग द लेंथ ऑफ एक्टिन फिलामेंट, सर्व टू क्रॉस लिंक एक्टिन फिलामेंट्स इन टू जनरल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। जो भी मैं आपको शो कर रहा था, एक होता है बंडल्स और एक होता है आपका नेटवर्क। ठीक है, वो आप देखो ये डायग्राम है, और फिर मैं आपको कुछ एक दो इमेजेस से दिखाता हूँ। जैसे एक एक तो ये था, अब ये क्या शो करेगा उसने, दैट इज ए इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ एक्टिन बंडल्स। ठीक है, प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द एक्टिन नेटवर्क अंडरलाइंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मैक्रोफाज। ये मैक्रोफाज के अंदर उसने दिखा रखा है। द बंडल सपोर्ट सेल्फ सरफेस प्रोजेक्शंस कॉल्ड फिलोपोडिया। तो मतलब ये जो बंडल्स वगैरह आपको ऐसे देखने को मिलते हैं, तो ऑब्वियसली वही जो मैं कह रहा था कि सेल जो मेम्ब्रेन है उसकी मूवमेंट हो रही है। ठीक है, तो वहां पर उसे क्या बोल रहा है, फिलोपोडिया। ठीक है, अब देखो बंडल क्या है, एक्टिन फिलामेंट्स जो है वो पैरेलल है। जैसे एक ये है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो पैरेलल है। इसके अंदर क्या है, जैसे वो मान लो राइट एंगल पे है, अगर एक ऐसे है तो दूसरा ऐसे है, तीसरा फिर और मतलब अलग अलग एंगल पे है। ठीक है, सो जो फिलामेंट्स जो होते हैं इन बंडल्स, दे आर क्रॉस लिंक्ड इन पैरेलल एरेज बाय स्मॉल प्रोटीन दैट अलाइन द फिलामेंट क्लोजली विद वन अनदर। इसमें आप देख रहे हो एक्टिन फिलामेंट पास पास है। In contrast, networks are formed by large flexible proteins that cross-link
ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल में भी एट राइट एंगल। जैसे अब एक ऐसे है, दूसरा अलग एंगल पे है, तो इनको जो क्रॉस लिंक कराता है वो प्रोटीन क्या होते हैं, वो थोड़े से लार्ज होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है। तो ये फिर फर्क है बंडल और फिलामेंट, बंडल और नेटवर्क के अंदर। बंडल के अंदर दे आर पैरेलल, छोटे प्रोटीन होते हैं जो उनको क्रॉस लिंक कराते हैं। बट इन केस ऑफ नेटवर्क, दे द एक्टिन फिलामेंट्स आर एट डिफरेंट एंगल्स। ठीक है ना। और उनको लिंक कराना है तो यू नीड लार्ज एंड फ्लेक्सिबल प्रोटीन। ठीक है, तो ये एक तो फर्क होता है। अब जैसे ये कुछ इमेजेस मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अब एक इमेज उसने हमें किसकी शो करी है, आरबीसी की। ये आरबीसी का क्या है, साइटोस्केलेटन है। ठीक है, उसमें क्या दिखाया है, एसोसिएशन ऑफ द इरिथ्रोसाइट कोर्टिकल साइटोस्केलेटन विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो कह रहा है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज एसोसिएटेड विद ए नेटवर्क ऑफ स्पेक्ट्रिन क्रॉस लिंक्ड बाय शॉर्ट एक्टिन फिलामेंट। ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक प्रोटीन दिख रहा है स्पेक्ट्रिन। ये देखो, ये स्पेक्ट्रिन है। ठीक है, जो ब्लू में है ये भी स्पेक्ट्रिन है। स्पेक्ट्रिन को क्रॉस लिंक कौन करा रहा है, एक्टिन फिलामेंट। ठीक है। द स्पेक्ट्रिन एक्टिन नेटवर्क इज लिंक टू द मेम्ब्रेन बाय एंकायरिन। जैसे अब ये एक प्रोटीन है एंकायरिन, इसके थ्रू स्पेक्ट्रिन एक्टिन जो है वो किसके साथ लिंक हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन के साथ। मतलब एंकायरिन एक तरफ से वो बाइंड किससे कर रहा है, स्पेक्ट्रिन के साथ, दूसरी तरफ वो किसके साथ बाइंड कर रहा है, आपका जो है दैट इज विद द मतलब मेम्ब्रेन से। अभी तो सिंपली उसने मेम्ब्रेन दिखा रखा है। द स्पेक्ट्रिन एक्टिन नेटवर्क इज लिंक टू द मेम्ब्रेन बाय एंकायरिन विच बाइंड्स टू बोथ स्पेक्ट्रिन एंड द मोस्ट abundant प्रोटीन बैंड 3। ये प्रोटीन बैंड 3 है, विच इज द मोस्ट abundant प्रोटीन इन आरबीसी मेम्ब्रेन। तो बैंड 3 के साथ एंकायरिन एक तरफ लग रहा है, दूसरी तरफ वो किसके साथ लग रहा है, स्पेक्ट्रिन के साथ। एन एडिशनल लिंक इज प्रोवाइडेड बाय बाइंडिंग ऑफ प्रोटीन 4.1। जैसे एक और प्रोटीन है जिसका क्या नाम है, 4.1। वो कहाँ पे बाइंड करता है, जहां पे स्पेक्ट्रिन और एक्टिन का जंक्शन है। ठीक है, ये लिखा हो ना, एक प्रोटीन आपको यहाँ पे दिख रहा है, प्रोटीन 4.1। ये किसके साथ बाइंड कर रहा है, एक तरफ तो बाइंड कर रहा है स्पेक्टिन एक्टिन के साथ, और दूसरी तरफ वो किसके साथ बाइंड कर रहा है, ग्लाइकोफोरिन, अनदर एबंडेंट ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। देखो यहाँ पर आरबीसी की मेम्ब्रेन की ज्यादा बात इसलिए हो रही है क्योंकि ज्यादातर स्टडीज जो हैं वो हमने सेल मेम्ब्रेन की आरबीसी के ऊपर करी हैं। जैसे अगर ये प्रोटीन्स का नाम है बैंड 3, कई बार वो बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पूछते हैं कि उसके लिए आपको पता होना चाहिए बैंड 3 का क्या काम होता है, ग्लाइकोफोरिन का क्या काम होता है। ये तो एक बार एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था। जो ग्लाइकोफोरिन है वो मेम्ब्रेन को सिर्फ एक बार ही स्पैन करता है। ठीक है ना। यहाँ पे जैसे इसने ना दो दिखा रखे हैं ये अलग अलग, अदरवाइज एक ग्लाइकोफोरिन इट स्पैन्स मेम्ब्रेन ओनली वंस। ये एग्जाम का क्वेश्चन है। तो अब यहां पर वो यही कह रहा है, अब ये देखो सेल के मेम्ब्रेन और नीचे जो है वो साइटोस्केलेटन। अब मान लो एक्टिन नहीं होगा तो क्या होगा, स्पेक्ट्रिन को आपस में लिंकेज नहीं होगी, तो जो आपको आरबीसी की शेप देखने को मिलती है ना, वो इन सब प्रोटीन्स की वजह से दिखती है, जो बाइकनकेव शेप है। अगर किसी भी प्रोटीन में कुछ प्रॉब्लम होगी, जैसे स्पेक्ट्रिन में कुछ म्यूटेशन है या एक्टिन में कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर सेल की वो शेप नहीं रहेगी। ठीक है। तो यहाँ पर एक्टिन दो स्पेक्ट्रिन को क्रॉस लिंक करा रहा है। एंकायरिन का क्या काम है, एक तरफ वो स्पेक्ट्रिन से बाइंड कर रहा है, दूसरी तरफ वो बैंड 3 के साथ बाइंड कर रहा है। बैंड 4.1, सॉरी प्रोटीन 4.1 वहां पे बाइंड करता है जहां पे एक्टिन और स्पेक्ट्रिन का जंक्शन है, और दूसरी तरफ वो किससे बाइंड कर रहा है, ग्लाइकोफोरिन। तो बैंड 3 और ग्लाइकोफोरिन, दीज आर द अबंडेंट ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब जैसे यहां से हमें क्या देखा, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उसने आपको प्रोटीन्स का नाम लिख दिए और वो पूछेगा, उसने कहा कि इनमें से कौन से प्रोटीन मेम्ब्रेन में होते हैं, उसने एक लिख दिया स्पेक्ट्रिन, नहीं स्पेक्ट्रिन होता ही नहीं मेम्ब्रेन में। उसने लिख दिया प्रोटीन 4.1, तो ये भी मेम्ब्रेन में नहीं है। देखो ना, मेम्ब्रेन आपकी यहाँ तक है, ये जो नीचे वाले सारे हैं वो दे आर नॉट पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन। मैं आपको ये 5-7 प्रोटीन के नाम लिख दूंगा, एंकायरिन, स्पेक्ट्रिन, प्रोटीन 4.1, बैंड 3, ग्लाइकोफोरिन। अब नाम से तो नहीं पता लग रहा ना वो कहाँ पे होते हैं, बट अब जैसे वो उसने कोई स्टेटमेंट दी कि वो लिखेगा स्पेक्ट्रिन एक्टिन को लिंक करता है, और एक मैं लिख रहा हूँ एक्टिन स्पेक्ट्रिन को लिंक करता है। तो अब देखो स्पेक्ट्रिन जो है, एक स्पेक्ट्रिन इधर है एक इधर है, तो इन दोनों को एक्टिन लिंक कर रहा है, ना कि दो एक्टिन को स्पेक्ट्रिन लिंक कर रहा है।
ऐसे ऐसे वो क्वेश्चन बना देते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि प्रोटीन्स कहाँ पर है। जैसे अभी हम यहाँ पर रोल्स नहीं बात कर रहे कि बैंड थ्री का क्या रोल है, ग्लाइकोफोरिन का क्या रोल है। एटलीस्ट हमें पता हो कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दीज प्रोटीन्स, हम किस कॉन्टेक्स्ट में इन प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इमेज इज जस्ट टू शो यू दैट की, मतलब एक जो आरबीसी है उसके साइटोस्केलेटन में क्या क्या होता है। उसमें स्पेक्ट्रिन होता है, उसके अंदर एक्टिन होता है, उसके अंदर एंकायरिन होता है, उसके अंदर प्रोटीन 4.1 होता है। ठीक है, ये सब आपको नाम ध्यान रखने हैं। ठीक है, बाकी है कि ऑब्वियसली इनके क्या क्या फंक्शंस हैं। अभी हमने तो साइटोस्केलेटन की बात करी ना, अब ऑब्वियसली ग्लाइकोफोरिन का फंक्शन है, बैंड थ्री का फंक्शन है। आप देखना इसके बारे में कि व्हाट काइंड ऑफ फंक्शंस दे आर प्लेइंग इन आरबीसी। जैसे बैंड थ्री का क्या काम है, ग्लाइकोफोरिन का क्या काम है, तो वो तो फंक्शनल एस्पेक्ट में चले गए। बट अभी हम बात कर रहे हैं, अब वही ना, वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द साइटोस्केलेटन ऑफ आरबीसी। ईच एंड एवरी सेल इन आर बॉडी, हर एक टाइप का सेल है, क्योंकि चाहे कोई भी सेल है, न्यूरॉन का है, नेफ्रॉन है, चाहे वो आपके मैक्रोफेजिस हैं, हर एक सेल का अंदर अलग अलग टाइप का साइटोस्केलेटन है। ये मैक्रोफेज का काम होता है एंगल्फ करना। तो हमें मैक्रो, बाकी सेल्स के अंदर तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए ना जो एंगल्फमेंट में उसे हेल्प कर रही हैं। जैसे अभी हमने कहा ARP2/3 हेल्प करता है मेम्ब्रेन की मूवमेंट में। अब मेम्ब्रेन हर सेल ने थोड़ा मूव करनी है, जिसको मूव करने की जरूरत पड़ती है उसको करना है, क्योंकि व्हाट काइंड ऑफ रोल दैट मेम्ब्रेन इज प्लेइंग, या उस मूवमेंट से सेल को क्या हो रहा है। सेल को किसी चीज का अपटेक करना है, या मैक्रोफेजिस को किसी बैक्टीरिया का अपटेक करना है, तब हमें मूवमेंट करानी है। ये थोड़ा है कि ऐसे ही सेल मूव करता रहे, ठीक है ना, तो उसका तो उसे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, जो प्रोटीन्स के नाम हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो कहाँ पर है और कहाँ पर उसका रोल है, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर देयर विल बी ए लॉन्ग लिस्ट। ये प्रोटीन्स ऐड होते जाएंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स में, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में, फिर जब सेल साइकिल पढ़ते हैं तो ये थोड़ी एक लिस्ट लंबी है। बट चलो, अब एग्जाम में यू नेवर नो ना, एग्जाम में ये सब चीजें आई हुई हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको ये प्रोटीन याद रखने हैं। अब जैसे ही, अब एक इमेज ये शो कर रखी है, ठीक है, अब इसमें क्या शो कर रखा है कि, अब जैसे ये, अब देखो ये सेल का अंदर का सीन है। ठीक है, इंटीग्रीन्स कहां पर होते हैं, सेल की मेम्ब्रेन में। और एक तरफ क्या शो कर रखा है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब उसने क्या दिखाया, दैट इज अटैचमेंट ऑफ स्ट्रेस फाइबर्स टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट फोकल एडिशन। कि जो बेसिकली स्ट्रेस फाइबर हैं, स्ट्रेस फाइबर एक तरह से जो एक्टिन के बने हुए हैं, वो कैसे, ऑब्वियसली अब एक्टिन सीधा तो नहीं इंटरेक्ट कर सकता सेल की मेम्ब्रेन के साथ। अब उसने क्या दिखाया, फोकल एडिशंस आर मेडिएटेड बाय बाइंडिंग ऑफ इंटीग्रीन्स। इंटीग्रीन तो ईसीएम के साथ बाइंड करता है, क्योंकि इंटीग्रीन के अंदर एक सीक्वेंस होता है। इंटीग्रीन मतलब उन प्रोटीन के साथ बाइंड करता है जिसमें आरजीडी होता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जिस भी प्रोटीन में आरजीडी होगा, आर्जिनिन ग्लाइसिन एस्पार्टिक एसिड, उसके साथ इंटीग्रीन बाइंड कर गया। ठीक है, अब देखो स्ट्रेस फाइबर्स क्या है, दे आर बंडल ऑफ एक्टिन फिलामेंट क्रॉस लिंक बाय अल्फा एक्टिनिन। अब आपको ये जो दिख रहे हैं, ये एक एक्टिन फिलामेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये आपस में, इसको क्रॉस लिंक किसने कराया है, अल्फा एक्टिनिन ने। ये अल्फा एक्टिनिन है जिसकी वजह से आपस में क्रॉस लिंक हुए हैं। अब ये क्या कह रहा है, दे आर बाउंड टू द साइटोप्लाज्मिक डोमेन ऑफ इंटीग्रिन। अब इंटीग्रिन में क्या होता है, एक तो ये साइटोप्लाज्मिक डोमेन है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर है। ठीक है, दे आर बाउंड टू द साइटोप्लाज्मिक डोमेन ऑफ इंटीग्रिन बाय कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन इन्वॉल्विंग ए नंबर ऑफ प्रोटीन। टू पॉसिबल एसोसिएशंस आर इलस्ट्रेटेड। जैसे एक प्रोटीन का नाम है टैलिन और एक है विनक्यूलिन। टैलिन जो है वो इंटीग्रिन से भी बाइंड करता है और विनक्यूलिन से भी करता है। ठीक है, और और विनक्यूलिन जो है, टैलिन बाइंड्स टू बोथ इंटीग्रिन एंड विनक्यूलिन। ठीक है, तो टैलिन किसके साथ बाइंड कर रहा है, आपका इंटीग्रिन के साथ भी बाइंड करता है और आपका विनक्यूलिन के साथ। एंड बोथ टैलिन एंड विनक्यूलिन बाइंड टू एक्टिन। ठीक है, जो टैलिन और विनक्यूलिन है वो दोनों एक्टिन के साथ बाइंड करते हैं, वो आपको डायग्राम में दिख रहे हैं कि दोनों के दोनों एक्टिन के साथ लगे हुए हैं। लेकिन टैलिन एक तरफ किससे बाइंड करता है, विनक्यूलिन से, और एक तरफ इंटीग्रिन से। और जो इंटीग्रिन है, आप ये भी देख सकते हो, जो उसके साथ में दिखा रखा है वो अल्फा एक्टिनिन के साथ भी बाइंड कर रहा है। जो पैरेलल उसके बिल्कुल दिखा रखा है ना, पैरेलली उसके आपको जो शो कर रखा है, उस केस में
इंटीग्रिन और किसके साथ बाइंड कर रहा है आपका, अल्फा एक्टिनिन के साथ। ठीक है, देखो मेन मैंने आपको वही बताया ना कि जो भी ये प्रोटीन्स हैं, एटलीस्ट आपको ये पता हो कि ये होते कहाँ पर है। ठीक है, इंटीग्रिन जब हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ते हैं तो हम स्पेशली पढ़ते हैं कि इंटीग्रिन सेल की मेम्ब्रेन में होता है। ठीक है, अब आपने यहां से क्या देखा, अल्फा एक्टिनिन क्या है, अल्फा एक्टिनिन का काम है एक्टिन को क्रॉस लिंक कराना। ठीक है, अब जैसे मैंने आपसे पूछा कि विनक्यूलिन कहाँ होता है, अब आपको याद रखना है विनक्यूलिन कहाँ पर होता है, सेल की सेल के अंदर। ठीक है, और विनक्यूलिन किससे बाइंड करता है, एक्टिन से। टैलिन भी एक्टिन से बाइंड करता है, बट टैलिन एक तरफ किससे बाइंड कर रहा है, अब देखो टैलिन जो है वो विनक्यूलिन से भी बाइंड करता है, एक्टिन से भी बाइंड करता है, और इंटीग्रिन के साथ भी बाइंड करता है। अब इस तरह से क्या हो रहा है, अब जो सेल के अंदर जो चीज है, अब एक्टिन डायरेक्टली तो नहीं लिंक हो रहा, एक्टिन के साथ कुछ प्रोटीन्स लगते हैं जिसकी हेल्प से वो इंटीग्रिन के साथ लिंक हो रहा है, और फिर और जो इंटीग्रिन है वो ईसीएम के साथ लिंक हो रहा है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब ये प्रोटीन्स के आपको रोल पता होने चाहिए। ठीक है, तो मेन वही है कि कौन सा प्रोटीन कहां पर है, दैट इज द मेन पार्ट जो हमें ध्यान रखना है। अब स्ट्रेस फाइबर किसके बने हुए हैं, एक्टिन फिलामेंट के, जिनको अल्फा एक्टिनिन ने क्रॉस लिंक करा रखा है। ठीक है, तो एक तरफ तो ये जो बेसिकली दे आर बाउंड टू द साइटोप्लाज्मिक डोमेन ऑफ इंटीग्रिन। ठीक है, डायरेक्टली तो नहीं बाउंड हो रहा है ये, बट विद द हेल्प ऑफ, अब वही कह रहा है ना, बहुत बड़े सारे प्रोटीन होते हैं, बट यहाँ पर हमने सिर्फ दो प्रोटीन दिखा रखे हैं, एक का नाम है टैलिन, एक का नाम है विनक्यूलिन। ठीक है, ऑब्वियसली अगर मान लो विनक्यूलिन ही नहीं है तो टैलिन जो है वो बेसिकली बाइंड ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, या जो एक्टिन की एसोसिएशन हो रही है, मान लो पहले विनक्यूलिन लगता है, तभी बाद में मान लो टैलिन लगता है, अब विनक्यूलिन ही नहीं लगा तो फिर टैलिन कैसे लग जाएगा। तो वो तो स्टेप होंगे ना कि यहाँ पर सिर्फ हमने दो प्रोटीन्स को इलस्ट्रेट कर रखा है। ठीक है, हमने बाकी प्रोटीन नहीं शो कर रखे। तो द थिंग इज दैट कि ये प्रोटीन्स होते कहाँ पर है। ठीक है, टैलिन विनक्यूलिन की जब भी बात हो रही है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपकी सेल के अंदर। ठीक है, चलो बहुत हैं, बहुत प्रोटीन्स हो गए। ठीक है, तो चलो आप यू जस्ट नीड टू रिमेंबर, ठीक है, कौन सा प्रोटीन कहाँ पर है। अब इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोचो कि आ, ये ऐसे याद रहेंगे, ये याद करने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी, आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो अभी तो वही बात है ना, हम बता सकते हैं कि क्या हमें पढ़ना है, बट इनको याद करना ही अभी तो होता है ना, अभी तो समझ आ जाता है सब कुछ, ये लो जी क्या है तो कुछ नहीं, एक डायग्राम है, उसके अंदर साथ में उसने फिगर के अंदर हमें थ्योरी बता रखी है कि ये होता है। बट वही बात है ना, याद रखना। जैसे मैंने एक बार एग्जाम में क्वेश्चन देखा तो उसमें उसने पूछा इनमें से कौन सा प्रोटीन इंट्रा सेलुलर है, ये नेट के पेपर का क्वेश्चन था। तो उसमें था विनक्यूलिन, एक एक आउट ऑफ फोर प्रोटीन एक नाम था विनक्यूलिन। अब कई बार क्या होता है, मान लो मुझे एक प्रोटीन पता है ये तो मेम्ब्रेन में होता है, ऐसा कुछ नाम आ गया, एक मुझे पता है ये तो सेल के बाहर होता है। अब मान लो कई बार क्या होता है कि आपको उसका पता ही नहीं है, जो तीसरे वाला है, बट आपको ये तो पता है ना विनक्यूलिन तो सेल के अंदर होता है, तो बस बात खत्म। ठीक है, ये चीज है सेल के अंदर, ये चीज याद रखनी बहुत जरूरी है। जितने प्रोटीन्स यू आर गोइंग अक्रॉस, आपको बस एटलीस्ट ये, चलो जिनके तो रोल इंपॉर्टेंट है वो तो पता होने चाहिए, बट ये पता होना कि वो प्रोटीन कहाँ पर होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए जी, बाकी फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।